जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेचर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पहले समझना चाहिए हमें। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो फॉरेन करेंसीज़ हैं, फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है? फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसीज़। तो आपके मुल्क के अलावा जितनी भी करेंसीज़ दुनिया में मौजूद हैं वो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। समझ गए? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपको ये डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, वो फॉरेन एक्सचेंज है। इसी तरीके से इंडियन रुपी है, वो फॉरेन एक्सचेंज है। अफ़गानिस्तान की करेंसी का नाम अफ़गानी है तो वो अफ़गानी भी फॉरेन एक्सचेंज है। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है तो टका भी फॉरेन एक्सचेंज है। जापानीज़ करेंसी का नाम जापानीज़ यन है तो यन भी फॉरेन एक्सचेंज है। यानी आपके मुल्क के अलावा बाकी जितने भी दुनिया की करेंसीज़ हैं उन्हें हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे, आपके अलावा जितनी भी हैं। समझ गए? आपके अलावा जितनी भी हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज क्लियर हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर इन फॉरेन करेंसीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, या फॉरेन करेंसी में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है, उन्हें हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो दुनिया की आपकी मुल्क की करेंसी जो है वो क्या है? आपके मुल्क की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। तो पाकिस्तानी रुपये के अलावा बाकी तमाम दुनिया की करेंसीज़ आपके लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। तो मैंने फॉरेन एक्सचेंज भी समझा दिया और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी समझा दिया। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब ये है जहाँ पर फॉरेन करेंसीज़ की खरीदो फरोख्त हो, या ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल एंड परचेज हो जिनकी डिनोमिनेशन जो है, डिनोमिनेशन मींस मालियत जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में शो की गई हो। अब इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि फॉर ट्रेड, ट्रेड मींस ख़ास तौर पर जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो आपको ट्रेड करने के लिए आपको बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट करेंसीज जो है वो ज़रूरी है। यानी अदरवाइज़ आप ट्रेड नहीं कर सकते। यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट करेंसीज आर नेसेसरी। यानी उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो दुनिया में तमाम ममालिक हैं, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। तो हर मुल्क की एक अपनी करेंसी है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो है वो चाइना से ट्रेड करना चाहता है, या अमेरिका से ट्रेड करना चाहता है, तो चाइना की अपनी करेंसी है, अमेरिका की अपनी करेंसी है। तो जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं दुनिया में उनकी अपनी अपनी सबकी करेंसीज मौजूद हैं। तो अगर आपने उस मुल्क के साथ किस ट्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ ट्रेड करनी है, तो यू नीड दी अमेरिकन डॉलर टू गेट थिंग्स फ्रॉम अमेरिका। अदरवाइज वो फिर आपकी ट्रेड नहीं हो सकेगी। इसलिए वो फिर अब डॉलर कहाँ से खरीदेंगे? ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? यू नीड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। समझ रहे हैं? तो अगर ट्रेड करनी है तो ट्रेड करने के लिए कोई ऐसी मार्केट, आप ट्रेड करने के लिए आपको करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और करेंसी जो है वो मिलेगी आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। या तो यानी अगर तो करेंसीज में वो ट्रेड हो रही है तो फिर तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप क्या करते हैं, आप करेंसी में नहीं करते तो फिर आप गोल्ड या सिल्वर में कर रहे होते हैं। तो आजकल गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट तो नहीं होती है, पेमेंट जो होती है वो करेंसीज में ही होती है।
यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको समझा दूं, मैंने यहाँ पे एक आपको बताई बात कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसीज हैं। तो यूएसए का जो करेंसी है वो आपको पता है कि उसे हम यूएसए डॉलर कहते हैं। इस तरह जो यूके की करेंसी है उसको हम पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं। इस तरीके से जो जापानीज कंट्री, जापान की कंट्री करेंसी है उसको हम यन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी मुल्कों की करेंसीज मौजूद हैं। इस तरह जो इंडिया की करेंसी है तो उसको हम इंडियन रुपी कहते हैं। तो इस तरह और बहुत सारे मुल्कों की करेंसी का नाम भी रुपया है। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम भी रुपया है, पाकिस्तान की करेंसी का नाम भी रुपया है, तो चाइना की करेंसी का नाम युआन है। तो ये बहुत सारी करेंसीज दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ और जो समझने वाली है वो ये कि एक करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तो सारी दुनिया की करेंसीज हैं, लेकिन करेंसीज फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं सॉफ्ट करेंसी और एक को हम कहते हैं हार्ड करेंसी। तो सॉफ्ट करेंसी का मतलब ये होता है कि जिसको जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, नो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। जैसे हमारे मुल्क की करेंसी है तो वो हमारी करेंसी सॉफ्ट करेंसी है। इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी दुनिया में ले जाएंगे तो वो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हार्ड करेंसीज वो होती हैं जिनकी दुनिया में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, यानी आप किसी भी मुल्क में देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो ये एक और चीज़ है कि हार्ड करेंसी क्या है और सॉफ्ट करेंसी क्या है। तो जैसे अब जो हार्ड करेंसीज दुनिया में मौजूद हैं उसमें यूएसए का डॉलर जो है वो है, फिर इसी तरीके से यूके का पाउंड स्टर्लिंग है, इसी तरीके से जापान का करेंसी है जिसे हम जापानीज यन कहते हैं, इसी तरीके से यूरो जो है, यूरो, इसे यूरो कहते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ की करेंसी है, और गोल्ड जो है, इन सब को हम हार्ड करेंसी में कंसीडर करते हैं। ये दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है। आप पाकिस्तान में किसी को डॉलर देंगे वो ले लेगा, लेकिन पाकिस्तानी रुपया अगर आप जाके अमेरिका में देंगे तो कोई भी नहीं लेगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान की करेंसी क्या है, सॉफ्ट करेंसी है। लेकिन अब ये सॉफ्ट करेंसी हार्ड करेंसी तो क्लियर हो गया, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में जो करेंसी यूज होती है इसके अलावा आपके लिए बाकी तमाम करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज है। तो वो फॉरेन करेंसीज को फॉरेन करेंसीज को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो ये एडिशनल थोड़ा सा मैंने चीज़ें आपको बताई। तो अब ये बात समझने वाली है कि जो दुनिया में हर मुल्क है उसकी अपनी एक करेंसी है। तो अगर हमने ट्रेड करनी है तो ज़रूरी है कि हम जिस मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं हम हमारे पास उस मुल्क की करेंसी हो। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि फॉर ट्रेड it is necessary it is necessary exchange to exchange one currency for another currency। समझ गए। क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो ट्रेड करता है किसके साथ, पाकिस्तान ट्रेड करता है यूएसए के साथ। अब ट्रेड का क्या मतलब होता है, ट्रेड का मतलब खास तौर पर जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ट्रेड का मतलब है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट करते हैं या क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान या तो यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान जो है यूएसए से इंपोर्ट करेगा। दो ही काम हो सकते हैं ना। इस तरह यूएसए भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा, दो ही काम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाता है, मतलब F-16 पाकिस्तान जो है वो एरोप्लेन मंगवाता है, तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, डॉलर चाहिए होंगे।
तो डॉलर पाकिस्तान क्या करेगा, रुपए के बदले में डॉलर खरीदेगा और फिर अमेरिका को उसकी पेमेंट करेगा। तो इसके लिए एक मार्केट होनी चाहिए ना, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगी तो फिर आप वहाँ से डॉलर को ख़रीद सकेंगे और फिर अमेरिका को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, अदरवाइज़ आप उनसे वो चीज़ नहीं ख़रीद सकते। दूसरी चीज़ ये भी ज़हन में रखें कि जिस मुल्क की कमोडिटीज़ की डिमांड होती है, उस मुल्क की करेंसी की भी डिमांड होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अमेरिका का जहाज़ चाहिए F-16, तो आप मीन्स हम पाकिस्तानी जो हैं, तो हम उस मुल्क की कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली उस मुल्क की करेंसी की भी अब डिमांड पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने जब वो ख़रीदनी है तो उस मुल्क ने अपने करेंसी में उसकी पेमेंट लेनी है। तो हाँ, उस इसका मतलब अगर डिमांड फॉर F-16 जो है वो जनरेट होगी, तो डिमांड फॉर डॉलर भी जनरेट हम करेंगे। हमारी तरफ से एक्चुअली दो चीज़ों की डिमांड होगी, उस मुल्क की कमोडिटी की डिमांड उस मुल्क की करेंसी की डिमांड भी पैदा कर देगी। इसलिए करेंसी की जो डिमांड है वो इनडायरेक्ट डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड जो है उस मुल्क की कमोडिटी की डिमांड है जो कि F-16 है, और जो इनडायरेक्ट डिमांड है वो उस मुल्क की करेंसी चाहिए ताकि वो उस मुल्क की कमोडिटी खरीद सकें हम। तो जो इनडायरेक्ट डिमांड होती है उसको डिराइव डिमांड भी कहते हैं, DERIVED, डिराइव डिमांड। तो करेंसी की जो डिमांड होती है, करेंसी की जो डिमांड होती है, डिमांड फॉर करेंसी इज डिराइव डिमांड। समझ आ गई? डिराइव मीन्स इनडायरेक्ट डिमांड, इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड क्या है? डायरेक्ट डिमांड इज F-16। डायरेक्ट डिमांड किसकी होती है? डायरेक्ट डिमांड इज फॉर गुड और सर्विस। समझ गए ना? और ये डायरेक्ट डिमांड है, और ये इनडायरेक्ट डिमांड उस मुल्क की करेंसी की डिमांड है। समझ गए? तो करेंसी की डिमांड डिराइव्ड होती है, यानी डिराइव कहते हैं अखज़ करना, अखज़ होती है या पैदा होती है उस मुल्क की कमोडिटी की डिमांड की वजह से। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों की चीज़ों की या पाकिस्तान के चीज़ों की डिमांड अगर दुनिया में पैदा हो जाए, तो उनको पाकिस्तान की चीज़ें ख़रीदने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की करेंसी चाहिए होगी, जिससे पाकिस्तान की करेंसी की डिमांड में इजाफा करेंगे वो। और जिस चीज़ की भी आपको मैंने एक जनरल रूल बताया हुआ है, जिस चीज़ की भी डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो फिर पाकिस्तान की करेंसी की कीमत बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि पहले हमें अपनी चीज़ों की डिमांड में इजाफा करना पड़ेगा, हमें अपनी चीज़ इस काबिल करनी पड़ेगी कि लोग या फॉरेनर्स जो हैं हमारी चीज़ों की डिमांड करें, और फिर वो हमारी चीज़ें खरीदने के लिए, अगर हम उन्हें कहते हैं कि हमें पेमेंट हमारी करेंसी में करो, तो वो फिर हमारी करेंसी की डिमांड भी करेंगे। ठीक है ना जी? तो इसलिए दुनिया के अंदर जितनी पुरानी हिस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड की है, उतनी ही पुरानी हिस्ट्री जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की भी है। तो इसका मतलब ये है कि जब जब दुनिया के मुल्कों ने आपस में ट्रेड की है, उन मुल्कों को चीज़ों को ख़रीदने के लिए करेंसियों की ज़रूरत पेश आई है, और वो करेंसी कन्वर्जन करवा के ही पेमेंट की जा सकती है। इसलिए जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है और हिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एक जैसी है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, आगे चलें तो फिर ये बात समझ में आती है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से भी आजकल लगाया जा सकता है कि आज की दुनिया जो है वो इंटरनेट की वजह से ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। दुनिया की तमाम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो कनेक्ट हो चुकी हैं एक दूसरे के साथ। आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया में कोई भी बंदा उसके अंदर जाके ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है। कोई हुकूमत ख़रीद सकती है बाहर की, कोई इंस्टीट्यूशन बाहर का आपकी किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड जो है वो ख़रीद सकता है। इसी तरह आप भी किसी भी मुल्क के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ये मतलब कि आपकी
किस वजह से खरीद सकते हैं? ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें इजाफा हो गया है। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्या हो गई है? वो वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? उसके पीछे हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें दो फैक्टर हमें बड़े, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की इम्पोर्टेंस में इजाफा हो गया। एक तो आपको पता है कि ट्रेड है, ट्रेड ट्रेड बगैर फॉरेन एक्सचेंज के नहीं हो सकती। तो वो तो एक जर्नल और एडमिटेड फैक्ट है जो मैं ऊपर आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रेड जो है, ट्रेड के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज, या यहाँ पर भी मैंने यही बात की, ट्रेड के लिए यू नीड फॉरेन एक्सचेंज, एंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज यू नीड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है ना जी। उसके अलावा जो दो फैक्टर मैंने अभी आपको और बताए कि ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है दुनिया, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट एक पहली रीजन है। और दूसरी रीजन ये है कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज कहते हैं, या इनको ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एक ही बात है। ये दो फैक्टर और भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर वही जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो इम्पोर्टेंस है किसकी भला, इम्पोर्टेंस जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बढ़ गई है, बढ़ गई है। समझ गए ना क्यों बढ़ गई है? एक तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, दूसरा जो कैपिटल मार्केट है यानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जिसे हम कहते हैं, वो ग्लोबलाइज हो गई है, कनेक्ट हो गई है पूरी दुनिया के साथ। आपकी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं, PSX कहते हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ग्लोबलाइज्ड है। इस तरह दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो भी इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड हैं। और जब ये कनेक्शन हो गया है तो आप दुनिया की कंपनियों के खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, शेयर्स की, बॉन्ड्स की, इधर बैठ के, अपने मुल्क में बैठ के। और वो अपने मुल्क में बैठ के आपकी यानी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के शेयर की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और अगर इस ये करते हैं वो, तो इस ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो इस इन्वेस्टमेंट को वैसे ही बता रहा हूँ, इस इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। समझ गए? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो कि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में की जाती है, यानी जो कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़ होती है, यानी शेयर्स में शेयर खरीदते हैं या आप बॉन्ड्स खरीदते हैं वगैरह वगैरह। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, यानी फॉरेनर आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाके किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लें, या आप किसी भी मतलब USA की या जापान की या चाइना की किसी भी, या इंडिया की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके उनके शेयर्स या उनके बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। तो फिर जब वो खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने के लिए फिर दोबारा से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ज़रूरत पेश आएगी, फॉरेन करेंसीज। तो आपका अकाउंट जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा, जिसमें आपको या तो पेमेंट आएगी या रिसीट्स आएंगी, या आपने पेमेंट करनी है तो फॉरेन करेंसी अकाउंट से वो पेमेंट हो जाएगी। तो यू अगेन नीड द फॉरेन करेंसी अकाउंट, और दैट वुड बी मेंटेन इन योर बैंक। तो वो बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बन जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा। फिर अगली चीज ये मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगली चीज ये है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एक ही बात है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस MNCs वो कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस
एक से ज़्यादा मुल्कों में फैला हुआ होता है, दे आर वर्किंग मोर देन वन कंट्रीज। जैसे आपको मैकडोनल्ड नज़र आता है तो वो बहुत सारी मुल्कों में उसकी आपको बिजनेस नज़र आ रहा है। इस तरह से आपको और भी बहुत सारी कंपनियां सैमसंग नज़र आती है, और इस तरह आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको बहुत सारी नज़र आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनीज जो है दुनिया में काम कर रही हैं, बहुत सारी फूड चेन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, और भी बहुत बेशुमार हैं। तो वो जब ग्रो करती हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको ग्रो करने के लिए, उनको उस मुल्क में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए दे नीड द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जब तक उस मुल्क की करेंसी नहीं होगी तो वहाँ पर वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से वो करेंसी लेते हैं और फिर उस मुल्क के अंदर जाके बिजनेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फ़ायदों में हमें या इम्पोर्टेंस में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मज़ीद ये कि चौथी जो बात इसकी इम्पोर्टेंस में हम ये कर सकते हैं कि जो कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ कैन companies can manage companies can manage their foreign foreign exchange risk फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी मैनेज हो जाता है। ये कैसे होता है अभी मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ आपको, क्योंकि जो कंपनीज खरीदो फरोख्त करती हैं या ट्रेड कर रही होती हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड कर रहा होता है, तो उनको एक रिस्क का सामना करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब ये है कि आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका से कुछ चीज़ मंगवाई है या आपने जापान से कुछ चीज़ मंगवाई है, तो आपका एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ और पाकिस्तानी रुपये का एक्सचेंज रेट यन के साथ वो अप एंड डाउन जा सकता है। और जो अप एंड डाउन जाने की वजह से आपको नुकसानात हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। तो ये रिस्क मौजूद है, इसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो मौजूद है, और इसको मैनेज किया जा सकता है। यानी कैसे किया जा सकता है, ये एक पूरी स्टोरी है जो मैं अभी आपको 1-2 मिनट तक समझाता हूँ, हाउ द कंपनीज कैन मैनेज। तो वो मैनेजमेंट भी जारी सी बात है कहाँ पे होगी, वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ही होगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये आपको सहूलत देगी कि आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको ये सहूलत देगी कि आप अपना रिस्क वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट हाउ, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये आपको 4 मैंने बातें समझाने की कोशिश किया है, जो कि एक्चुअली शोज़ दी दैट शोज़ दी इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और ये दुनिया में बढ़ रही है इन फैक्टर्स की वजह से। ये चारों फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, फिर अगली चीज़ ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट नेक्स्ट क्या है कि एसेट्स व्हाट आर द एसेट्स दैट आर that are traded what are the assets that are traded in foreign exchange market। क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या चीज़ें ट्रेड होती हैं, क्या एसेट ट्रेड होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये है जी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो ट्रेड होती हैं। पहला तो करेंसी होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया लेक्चर के। यानी पहला क्या है, उसके अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ करेंसी इटसेल्फ। तो करेंसी होती है यानी खरीदो फरोख्त। और नंबर 2 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, शेयर्स एटसेट्रा, है ना, बॉन्ड्स, शेयर्स एटसेट्रा, जो कि डिनोमिनेटेड होते हैं
डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में इनकी डिनोमिनेटेड का मतलब होता है मालियत, उनकी मालियत किस में शो की जाती है, किसी फॉरेन करेंसी में। तो तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर एक तो फॉर करेंसीज की खरीदो फरोख्त होती है, नंबर टू वो बॉन्ड या वो शेयर्स जिनकी मालियत फॉरेन करेंसी में आती है, यानी डॉलर में बॉन्ड फरोख्त हो रहे हैं या शेयर्स फरोख्त हो रहे हैं या किसी और करेंसी में हो रहे हैं, तो उनकी खरीदो फरोख्त भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर आगे चलें तो ये जो मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या ये जो एसेट्स होते हैं, ये जो कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में जिनकी ट्रेडिंग होती है, उनकी बात हम करते हैं नेक्स्ट। ये एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फंड्स होते हैं, फंड्स अवेलेबल, फंड्स अवेलेबल इन इंटरनेशनल इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट with respect to time period। तो ये क्वेश्चन समझ आ रहा है कि इंटरनेशनल जो कैपिटल मार्केट्स होती हैं, यानी इंटरनेशनल जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं, उनमें कौन कौन से फंड्स अवेलेबल होते हैं और वो फंड्स टाइम पीरियड के लिहाज से कौन कौन से होते हैं। तो इसकी जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको आपकी बुक से दिखाता हूँ, आप वो देखिए। तो ये देखें, ये देखें जी। तो इसके अंदर आप देखें जो मैं अभी बात कर रहा था कि फंड्स अवेलेबल इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, तो वो क्या है, वो फंड, ये टाइम स्केल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टाइम है। और इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं, कैपिटल मार्केट जो होती हैं, वहाँ पर जो फंड्स अवेलेबल होते हैं वो शॉर्ट टर्म में भी होते हैं, मीडियम टर्म में भी होते हैं और लॉन्ग टर्म में भी होते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन है वो एक कैलेंडर पीरियड है और एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड है। तो लेकिन इकोनॉमिक्स में मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है कि वहाँ पे एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड नहीं है शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन का। अब ये चूँकि बुक हम यूके की पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स से ज़्यादा को लॉन्ग टर्म कहा हुआ है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो 10 साल से ज़्यादा को वो लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो बहरहाल वो ये डिफरेंट उनकी हैं। तो असल चीज़ ये समझने वाली है कि शॉर्ट टर्म के भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो कि ख़रीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, और दूसरा जो है वो मीडियम के भी हैं और लॉन्ग टर्म के भी हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो यूरो करेंसी है वो आप यूज़ करते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। यूरो क्रेडिट जो है वो भी आप ले सकते हैं, वो आप इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए ले सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस और फंडिंग एक्विजिशन, कोई आपने कुछ कोई मशीन खरीदनी है या कोई और चीज़ें खरीदनी है, तो उसके लिए आप यूरो बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, जिसकी मियाद, यानी ये सारा है तो एक्चुअली कर्जा ही, लोन है। तो आप ये सारे चूँकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही इसलिए होते हैं, तो ये उसकी टाइम पीरियड, उसके नाम है यूरो करेंसी कह लीजिए, यूरो क्रेडिट या यूरो बॉन्ड। अब ये समझने वाली बात ये है कि एक तो टर्म होती है यूरो, यूरो एक तो कहते हैं करेंसी को, यूरो करेंसी होती है जो कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 27-28 कंट्रीज़ हैं जिनकी कॉमन करेंसी है जिसको हम यूरो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूरो का मतलब है वो क्या है, यहाँ पर जो टर्म यूज़ हो रही है ना, वो हो रही है यूरो, यूरो करेंसी, यूरो क्रेडिट, यूरो बॉन्ड। तो यूरो का मतलब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की करेंसी जो है यूरो, वो नहीं है। यहाँ पर यूरो करेंसी का मतलब ये है कि कोई भी करेंसी, एनी करेंसी जो कि पड़ी हुई है
डिपॉजिट की है किसी भी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने, जैसे फर्ज कर लें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दुनिया के किसी दूसरे कंट्री के अंदर उन्होंने किसी बैंक के अंदर किसी और करेंसी में जो पैसा रखा हुआ है, जो अमाउंट जो मनी रखी हुई है, उसको वो यूरो करेंसी कह सकते हैं, कोई भी करेंसी पड़ी हुई। दोबारा बता दूं कि पाकिस्तान के हवाले से समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की किसी कंपनी ने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से बाहर किसी बैंक के अंदर जो करेंसी रखी हुई है, जो कि पाकिस्तान की करेंसी नहीं है बल्कि डॉलर पड़ा हुआ है या यूरो पड़ा हुआ है या यन पड़ा हुआ है या कोई भी करेंसी पड़ी हुई है जो पाकिस्तान की अपने बैंकों में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं पड़ी हुई है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट की पड़ी हुई है या पाकिस्तान की किसी फर्म की पड़ी हुई है, उसको हम यूरो करेंसी कहेंगे। और अगर वो अगर यही सारा चीज आप अप्लाई कर सकते हैं यूरो क्रेडिट के ऊपर भी और यूरो बॉन्ड के ऊपर, यानी अगर पाकिस्तान के बॉन्ड, पाकिस्तान ने फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स लिए हुए हैं तो वो यूरो बॉन्ड्स कहलाएंगे। इस तरह अगर अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड क्रेडिट लिया है तो वो भी यूरो क्रेडिट कहलाएगा। तो यूरो को कंफ्यूज नहीं करना आपने यूरो करेंसी के साथ, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है ना, उसको यूरो कहते हैं और ये उसका सिंबल है जो मैंने लिखा है। लेकिन ये जो तीन चीजें अभी यहाँ समझा रहे हैं, इसका मतलब जरा समझें। इसका मतलब ये है कि आप जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें यूएसए की, तो यूएसए का करेंसी का नाम डॉलर है, यूएसए डॉलर है। अब यूएसए की कोई गवर्नमेंट जो है, यूएसए की गवर्नमेंट अगर यूके के अंदर पाउंड स्टर्लिंग में उनके उनका जो बैंक के अंदर पैसा अपना मनी पड़ी हुई है, तो वो यूएसए की क्या कहलाएगी, यूरो करेंसी कहलाएगी। समझ आ गई बात? यानी आपकी करेंसी के अलावा बाकी तमाम करेंसीज जो हैं वो आपके लिए क्या कहलाएंगी, यूरो करेंसी कहलाएंगी। अगले ये है कि वो किसी आपके मुल्क में ना पड़ी हो बल्कि किसी दूसरे मुल्क के किसी बैंक में पड़ी हुई हो। ठीक हो गया? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद है। आगे चलें तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये है कि नेक्स्ट चीज़ ये है कि व्हाट आर द मेन पार्टिसिपेंट्स इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है, यानी कौन लोग हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जिनके साथ ताल्लुक है, या मेन प्लेयर्स जिसे कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन से मेन प्लेयर्स हैं जो वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको नजर आएगा कि ये 5 प्लेयर्स हैं या 5 पार्टिसिपेंट्स हैं जो काम करते हैं। पहला, कि किसी भी मुल्क के कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक्स खुद बजाते खुद या उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी बेस पर बिजनेस कर रहे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। यानी अब पाकिस्तान के अंदर तक बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहां पे आप चले जाएं और उन्हें कहें कि हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना है, तो वो आपको ये सर्विस देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डॉलर आने हैं बाहर से, तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में आएंगे। और अगर आपने पेमेंट करनी है किसी भी और करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, आप क्योंकि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उसके लिए जाहिर सी बात है बैंक आपकी हेल्प करेंगे। तो बैंक्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 2, सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो होती हैं उन्होंने कर्जे लेने होते हैं, तो कर्जा जो लेगी जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट लेगी, लेकिन किसके थ्रू लेगी, वो सेंट्रल बैंक के थ्रू लेगी। जैसे हमारा मुल्क है, तो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ने अगर कर्जा लेना है तो वो सेंट्रल बैंक जो हमारा यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके थ्रू जो है वो कर्जा लेगी। तो वो कर्जा किस में आएगा, जाहिर सी बात है डॉलर में आएगा या पाउंड में आएगा या किसी फॉरेन करेंसी में ही आएगा ना। तो वो सारी जो मतलब करेंसीज वो कौन डील करेगा, वो सेंट्रल बैंक उसको डील करेगा। यानी वो करेंसी लेगा गवर्नमेंट के लिए, और फिर वो एक्सचेंज रेट जो है इनके दरमियान उसको भी इन्फ्लुएंस करता है कौन वाला, सेंट्रल बैंक।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। देखें, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन, इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। और जो करेंसी हैं, जो करेंसीज हैं वो उसमें ज़ाहिर सी बात, अगर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किसी बॉन्ड को खरीदते हैं या बेचते हैं, या शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, और उनकी जो शेयर और बॉन्ड वो खरीद रहे हैं वो किसी दूसरे मुल्क की खरीद रहे हैं। जैसे मैंने आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझाई है, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी तो फिर मतलब फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो अब वो ज़ाहिर सी बात है डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी उनको, तो वो उनको भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उनका भी अमल दखल हो जाएगा। तो तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरीके से जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं या उनको बेच रहे होते हैं, डिफरेंट कारोबारी फर्में जो होती हैं, तो उनको भी उनकी मतलब जो पेमेंट आ रही होती है या उन्होंने पेमेंट करनी होती है, वो उसके लिए उनको फॉरेन करेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ उनका ताल्लुक बन जाता है, मेन पार्टिसिपेंट वो भी बन जाते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो आखिरी है, वो है करेंसी स्पेकुलेटर्स। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ करेंसी को खरीदते हैं करेंसी के लिए, कि करेंसी की को खरीदते हैं करेंसी के लिए का मतलब ये है कि उस करेंसी की उनको उम्मीद होती है कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे आप गंदम खरीदते हैं कि गंदम मैं ले लूं और फिर बेचूंगा, या चीनी खरीदते हैं मैं चीनी बेचूंगा जब महंगी हो जाएगी। इस तरह लोग करेंसी भी खरीदते हैं कि जब ये करेंसी महंगी हो जाएगी तब बेच दूंगा और फायदा उठाऊंगा। ऐसे लोगों को करेंसी स्पेकुलेटर्स कहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो करेंसीज को खरीदते हैं और इस उम्मीद के साथ खरीदते हैं कि जब ये महंगी हो जाएगी तब मैं इसको बेचूंगा बाद में, जब ये इसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर नहीं होती तो उनको लॉस भी हो सकता है। और इसीलिए स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्क ले रहे होते हैं। तो स्पेकुलेटर्स एक्सेप्ट्स और इवन सीक्स आउट द रिस्क इन होप ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए, वो प्रॉफिट की उम्मीद में वो रिस्क ले लेते हैं, उनको हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं। ये बात समझ आ गई? यानी स्पेकुलेटर्स, स्पेकुलेटर क्लियर होगी बात आपको? और स्पेकुलेटर के जो उलट चीज है तो ये यहाँ पे एक लफ्ज ये देखें, हैजिंग नजर आ रहा होगा, हैजिंग। ये मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ हैजिंग क्या होती है। जी, तो बहरहाल करेंसी स्पेकुलेटर समझ आ गए। तो ये चार पांच लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। मेन पार्टिसिपेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यही लोग होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि स्पेकुलेटर्स एक्सेप्ट्स और सीक्स आउट रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। यानी स्पेकुलेटर रिस्क को एक्सेप्ट भी करते हैं और रिस्क को लेते भी हैं। इसलिए लेते हैं कि उसके बदले में उनको उम्मीद होती है कि प्रॉफिट मिल जाएगा, ना हुआ तो लॉस होगा, जाहिर सी बात है। तो स्पेकुलेटर्स नॉर्मली रिस्क लवर होते हैं। स्पेकुलेटर कौन होते हैं? जो रिस्क को ले लेते हैं, रिस्क लवर होते हैं। समझ आ गई? स्पेकुलेटर जो होते हैं वो रिस्क लवर होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो ये स्टोरी समझने वाली है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट किसे कहते हैं। स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में आपको समझा दूं, ये दोनों मार्केट्स का ताल्लुक फिर दोबारा से ये ज़हन में रहे कि हम इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको बताया जो फॉरेन करेंसीज होती हैं उसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉरेन
एक्सचेंज मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो स्पॉट मार्केट का मतलब कि स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और फॉरवर्ड मार्केट का मतलब है फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये दोनों का ताल्लुक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ है। इसका इन अदर वर्ड्स ये मतलब हो सकता है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वन इज स्पॉट, अनदर वन इज फॉरवर्ड। अच्छा, और इसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम कर रही हैं, उसमें से जो मतलब दो है ना, एक स्पॉट है और एक फॉरवर्ड है। अब इन दोनों में फ़र्क करते हैं कि ये क्या है। लेकिन इसमें से जो थर्ड है वो बिजनेस करती है स्पॉट मार्केट के अंदर, और स्पॉट मार्केट के अंदर, और जो टू बाई थर्ड है वो डील करती है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि टोटल अगर मतलब बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का देखा जाए तो उसमें ज्यादा शेयर जो है वो फॉरवर्ड मार्केट का है, यानी फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का शेयर ज्यादा है स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की निस्बत। तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है और ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, दोनों ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। ठीक हो गया ये बात। अच्छा, अब जो है वो अगली बात ये समझिए कि अ, अगली बात ये समझिए कि अ, ये स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में फ़र्क क्या है। देखिए, जो स्पॉट मार्केट है वो क्या है, वो फॉरेन एक्सचेंज के की डीलिंग जो करती है, या फॉरेन करेंसीज की जो एक्सचेंज होता है वहाँ पे, वो उसी वक्त ही होता है, यानी इसी वक्त दें और उसी वक्त ही ले लें। यानी उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेड होती है या एक्सचेंज होता है वो इमीडिएटली होता है। यानी इधर से हमने डॉलर दिया, उन्होंने हमें रुपया दे दिया, हमने उनको डॉलर दिया, उन्होंने उसी वक्त ही हमें उसकी अल्टरनेटिव जो करेंसी जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल गई। तो आप किसी भी दो करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करें और उसी वक्त उसकी पेमेंट हो जाए, उसकी एक्सचेंज हो जाए, तो उसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। दूसरा जो है वो है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में ये होता है कि आप को डॉलर चाहिए या आपको पाउंड चाहिए, तो वो फौरी तौर पर आपको नहीं मिलेंगे। आप उसकी उसकी जो डिलीवरी होगी वो आपको फ्यूचर में होगी, यानी 1 माह बाद होगी, 3 माह बाद होगी, या 1 हफ्ते बाद होगी, या एक मतलब कोई एक टर्म होगी जिसके बाद आपको उसकी पेमेंट हो सकती है। तो यानी इन फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, यानी खास तौर पर उसमें 2-3 दिन के, 1-2 दिन के अलावा, अगर 1-2 दिन के अंदर भी हो तो उसको भी स्पॉट मार्केट में ले जाते हैं। लेकिन अगर 1-2 दिन से ज़्यादा की अगर हो रही है तो वो फिर फॉरवर्ड मार्केट में चले जाते हैं। फॉरवर्ड मार्केट में एक्चुअली होता ये है कि उसमें आप ने डॉलर लेने हैं या पाउंड लेने हैं, तो आप आज जाते हैं और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कहते हैं कि जी आज है 10 दिसंबर, तो मुझे 30 दिसंबर को ना डॉलर चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपको 30 दिसंबर को डॉलर दे देंगे। तो आप उसकी बुकिंग पहले ही करवा लेते हैं, मेरी बात समझ आ गई। और वो आपको तय कर लेते हैं रेट के, इस रेट पर हम आपको देंगे। आप उसको एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसे हम फॉरवर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। तो वो एग्रीमेंट पे आप साइन करते हैं, और आपने देखे अभी इस वक्त बिल्कुल कोई करेंसी नहीं खरीदी, सिर्फ एक एग्रीमेंट किया है कि 30 तारीख को, 30 दिसंबर को आपने हमें क्या करना है, 30 दिसंबर को आपने जाके वहां से डॉलर लेने। तो वो आपको कहेंगे ठीक है, तो 30 दिसंबर को आप जाएंगे, उस वक्त जाके आप वो उनको जो भी करेंसी में आपने मामला डील करने होंगे, यानी फॉर एग्जांपल रुपया देना है तो रुपया दे के डॉलर खरीद लाएंगे, और रेट आपको वो आज का दे देंगे, आज ही दे देंगे कि उस 30 तारीख को आप किस रेट पर हम आपको डॉलर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें पहले से तय हो जाएंगी फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। और स्पॉट मार्केट का मतलब है कि उसमें कोई फ्यूचर डेट नहीं मिलेगी, बल्कि उसी वक्त ही आप एक करेंसी देंगे और दूसरी करेंसी ले लेंगे। अगर उसी वक्त ही एक करेंसी लेके दूसरी करेंसी आप ले लेते हैं, या उसी स्पॉट पे ही आप उसकी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो फिर वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या कहलाएगी, वो स्पॉट मार्केट कहलाएगी। मैं इसकी मजीद आपको एक दो डेफिनेशन दोबारा से भी समझा देता हूँ लिख के। तो जो
स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट की डेफिनेशन मैं आपको लिख दूं कि स्पॉट मार्केट, ये स्पॉट मार्केट का पूरा नाम है स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो स्पॉट मार्केट क्या होती है? द मार्केट फॉर एन asset such as foreign exchange का मतलब फॉरेन करेंसी, such as foreign exchange in which delivery is in only 1 or 2 days or immediately तो जिसकी डिलीवरी 1 या 2 दिन में हो जाए या इमीडिएटली हो जाए, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, तो वो स्पॉट मार्केट है। जैसे अभी इधर किताब में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो और ज़्यादा सिंपल करके लिखी हुई है कि इट एक्सचेंजेस, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। स्पॉट मार्केट के बारे में बता रहा था कि इट ट्रेड्स इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट डिलीवरी। ये किताब में लिखी हुई है डेफिनेशन, ये अच्छी डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि उसी वक्त ही आपको ट्रेड हो जाएगी, यानी एक्सचेंज हो जाएगी, तो एक करेंसी देंगे दूसरी ले लेंगे। लेकिन जो दूसरी काइंड है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, वो मैंने अभी बताई, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो फॉरवर्ड मार्केट में ये होता है, इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूं, a market in which it is possible to purchase foreign exchange for delivery and payment at a future date at a future date at a future date। ठीक हो गया जी? तो उसमें आप परचेज क्या कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो डिलीवरी होनी है और उसकी जो पेमेंट होनी है वो फ्यूचर डेट पे होगी। तय आज कर लेंगे। जैसे आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, तो गोल्ड स्मिथ के पास आज तय कर लेते हैं, वो आपको 2 महीने का टाइम दे देता है। 2 महीने बाद डिलीवरी उसकी होनी है, 2 महीने बाद, और पेमेंट भी क्या होनी है, 2 महीने बाद। फ्यूचर डेट वो आपको बता देगा। वो असल में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है जो गोल्ड स्मिथ होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आज ही तय हो जाएगा कि कितनी अमाउंट आपने किसी भी करेंसी की खरीदनी है और क्या रेट होगा। रेट उस वक्त जो भी होगा, यानी फॉर एग्जांपल आज 10 दिसंबर है, तो 30 दिसंबर को
जो भी रेट होगा उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि आपने 30 दिसंबर का रेट आज ही ले लिया है और उसकी क्वांटिटी भी आपने तय कर ली कि मैंने इतने डॉलर लेने हैं और इस रेट पे लेने हैं, वो आप तय कर लेंगे। तो क्वांटिटी यानी द क्वांटिटी एंड एक्सचेंज रेट आर determined in the beginning but payment is made at a fixed future date। ये है जी स्टोरी। तो ये फॉरवर्ड मार्केट की मैंने आपको स्टोरी समझाई है कि आज ही तय हो जाएगी कि कितनी क्वांटिटी और कौन क्या एक्सचेंज रेट, यानी कितना डॉलर लेने हैं आपने, और किस किस एक्सचेंज रेट पे वो तय हो जाएंगे शुरू में, इन द बिगिनिंग। यानी बिगिनिंग मींस अगर आज 10 दिसंबर को आप गए हैं फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, तो आज ही आपको वो रेट भी दे देंगे 30 दिसंबर का, और आपको ये भी तय कर लेंगे आपने कितने डॉलर खरीदने हैं। तो आप पेमेंट जो होगी उस दिन को जाके करेंगे और अपने डॉलर ले जाएंगे। तो ये इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि आपका रिस्क खत्म हो गया। ये वही बात है जो मैं आपको कह रहा था, मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो रिस्क को वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वो आपको इस तरह से हेल्प आउट कर रही है। ठीक हो गया? तो ये मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। इसको मज़ीद भी हम समझ सकते हैं, और ये जब आप करते हैं तो इस चीज़ से असल ये करके फॉरवर्ड मार्केट में जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं हैजिंग। हैजिंग का वर्ड HEDGING, हैजिंग का मतलब क्या है? हैजिंग का मतलब ये है कि आप अवॉइड करते हैं, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क। जब आप रिस्क से बचते हैं, रिस्क से बचना हैजिंग कहलाता है। और ये बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे एक किसान है, उसने आज गंदम का बीज डाला है और उसके बाद जाके वो तैयार होनी है 5 माह बाद, तो उस अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो आप फसल को आज ही बेच देता है। वो उनसे रब्ता कर लेता है जो उसको खरीदना चाह रहे होते हैं। तो वो मिडल मैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, ये जितना भी आपका खेत है इसमें जितनी भी गंदम पैदा होगी वो हमारी, और इसका पैसे इतने आपको हम देंगे, वो तय कर लेते हैं। तो उसका रिस्क खत्म हो गया ना। तो वो किसान क्या कहलाएगा? हम उसे कहेंगे हैजर। हैजर वो होता है जो रिस्क को अवॉइड करता है, यानी रिस्क रिस्क अवर्स होता है, रिस्क अवर्स होता है, रिस्क ना लेने वाला। रिस्क लवर नहीं होता। रिस्क लवर कौन होता है? रिस्क लवर वो होता है जो कि स्पेकुलेटर होता है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। तो हैजिंग स्पेकुलेशन के ऑपोजिट है। स्पेकुलेटर का मतलब है रिस्क लवर, जो रिस्क लेता है, और जो हैजर होता है वो रिस्क नहीं लेता। वो अपनी रिस्क को अवॉइड करता है, रिस्क कहता है कि मेरा कम से कम मुझे रिस्क जो है ना वो बेयर करना पड़े। ठीक है ना जी? तो फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केट समझ आ गई। इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ आ गई। तो अब इसको मजीद एक एग्जाम्पल से भी मजीद समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एनी कोई भी यूरोप यूरोप समझते हैं ना आप? यूरोपियन कंट्रीज हैं, 28-29 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं। तो एनी कंट्री ऑफ यूरोप, जैसे यूरोप के कई मुल्क ममालिक है ना, जैसे फ्रांस है, जैसे जैसे जर्मनी है, जैसे ऑस्ट्रिया है, बहुत सारे मुल्क हैं। तो फर्ज कर लीजिए कि एक तरफ क्या है, कोई भी एक मुल्क है यूरोप का, और दूसरी तरफ फर्ज कर लीजिए एक और मुल्क है इधर। फर्ज कर लीजिए दूसरा मुल्क क्या है, USA है। अब ये है कि इनमें से
कोई एक कंट्री है यूरोप का, जैसे मैं फर्ज करूं जर्मनी है, तो जर्मनी क्या करता है, जर्मनी, एनी कंट्री ऑफ द यूरोप मींस, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं जर्मनी, और जर्मनी की करेंसी आपको पता है जर्मन मार्क है, लेकिन जर्मनी की एक और करेंसी भी है, चूंकि वो यूरोपियन यूनियन में आता है, तो उनकी जो कॉमन करेंसी है उसको हम यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरो। तो यूरो का जो सिंबल है वो ये है, यूरो, इसको हम कहते हैं यूरो। तो यूरो भी इसकी करेंसी है, और जर्मन मार्क भी है। अब फर्ज करते हैं कि जर्मनी जो है, जो कि यूरोपियन मुल्क है, वो सेल करता है एक मशीन, किसको सेल करता है? यूएसए को। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि जर्मनी क्या करता है। जर्मनी सेल्स मशीन मशीन टूल, या मशीन टूल के, और वो इसको बेच देता है, किसको भला? यूएसए को, मशीन को बेच देता है। और उसमें वो कहता है कि जी ठीक है, यूएसए उसे कहता है कि मैं आपको जो पेमेंट करूंगा वो क्या करूंगा, किस में करूंगा, मैं आपको डॉलर में पेमेंट करूंगा, लेकिन मैं करूंगा अभी नहीं करूंगा, बल्कि आपको मैं 90 दिन बाद करूंगा, मतलब 3 महीनों के बाद मैं पेमेंट करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रेड क्रेडिट हो गया। ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है कर्ज। कितने दिन के लिए? ट्रेड क्रेडिट, टर्म कितनी होगी? टर्म ऑफ 90 डेज। तो ये एक मशीन बेची गई, किसने बेची? जर्मनी ने बेची। किसको बेची? यूएसए को बेची। और लेकिन उसकी उसकी पेमेंट फौरी तौर पर नहीं हुई, और यूएसए ने कहा, या यूएसए की किसी कंपनी ने कहा कि हम आपसे ये मशीन तो खरीद रहे हैं, लेकिन हम आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन 90 दिन बाद करेंगे। अब आप देखिए कि इसका मतलब ये है कि यूएसए ने क्या करना है, यूएसए की कंपनी ने इनको क्या देना है, इन्होंने डॉलर देना है, बट आफ्टर 90 डेज। आफ्टर 90 डेज यूएसए ने क्या करना है, इनको पेमेंट करनी है। ये बात सारी समझ आ गई आपको? इसका मतलब ये है कि अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त फर्ज कर लें कि $1 जो है वो 60 जो है वो यूरो का है, फर्ज करते हैं। इसको हम कहते हैं डॉलर, डॉलर यूरो, है ना? ये पिछले लेक्चर में मैंने समझाया है। इसे हम कहेंगे डॉलर यूरो एक्सचेंज रेट। और ये कब है? ये अब है, नाउ, जब वो चीज बेची जा रही है। जर्मनी बेच रहा है किसको? यूएसए को। और फर्ज करें आफ्टर आफ्टर 90 डेज ये जो डॉलर यूरो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाता है? $1 कितने का हो जाता है? 50 यूरो को हो जाता है। तो आप मुझे बताइए ये क्या हुआ है, यानी 90 दिन के बाद ये हो जाए या हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट जो है वो डॉलर यूरो एक्सचेंज रेट जो है वो गिर जाएगा। और जो फर्म है जिसने जर्मनी की जो फर्म है उसको क्या होगा? जर्मन फर्म, द फर्म मीन्स द जर्मन फर्म विल गेट लेस यूरोस, विल गेट लेट लेस यूरोस। क्यों भला? फर्ज कर लें कि अमेरिका अमेरिका या यूएसए की कंपनी ने उनको $1 ही देना है, तो असल में अगर वो अभी दे दें तो इसका मतलब यह है कि जर्मनी की कंपनी को 60 यूरो मिल जाएंगे। $1 का मतलब है कि उनको 60 यूरो मिल गए, ठीक है ना? लेकिन अगर 90 डेज के बाद देते हैं तो फिर भी उन्होंने $1 ही देना है यूएसए ने, लेकिन
जो यूरोपियन उसका जो एक्सचेंज रेट होगा वो 50 यूरो के बराबर, तो वो तो उनको लॉस हो गया, जर्मनी की कंपनी को लॉस हो गया। मिलेगा तो उनको एक डॉलर ही, फर्ज करें $1 उस मशीन की कीमत है, तो असल में तो उसको फिर 50 यूरो मिले ना 90 डेज के बाद। तो इसका मतलब ये है कि तो जर्मन जो कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, लेस यूरो मिलेंगे। असल में उसको तो डॉलर देना है ना, इन्होंने किन्होंने बोला, यूएसए की फर्म ने उनको डॉलर देना है, लेकिन वो डॉलर फर्ज करें $1 ही देना है, तो उसने उसको जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके कन्वर्ट करवाना है तो उसको कितने मिलेंगे, उसको मिलेंगे 50 यूरोज, तो उनको लॉस हो गया ना, या लॉस होने का खदशा है। अब जब ये वो एक्सपेक्ट कर रही है जर्मन फर्म कि जब ये मुझे 90 दिन बाद $1 देंगे तो मुझे तो असल में वो 50 यूरो का पड़ेगा, तो मुझे तो 10 यूरो का लॉस हो जाएगा। अगर अभी देता है तो मुझे 60 यूरो मिलेंगे। तो वो क्या करता है, क्योंकि अगर ये खदशा हो उसे, तो इस सिचुएशन को कहेंगे क्या, क्योंकि इस सिचुएशन में डॉलर क्या कर जाएगा, इस सिचुएशन में डॉलर डेप्रिशिएट कर जाएगा, क्योंकि डॉलर क्या कर जाएगा, डेप्रिशिएट कर जाएगा। और जो यूरो है वो क्या कर जाएगा, वो आपके सामने कि जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट कर गया और यूरो जो है वो एप्रिशिएट कर जाएगा। यूरो क्या कर जाएगा, एप्रिशिएट कर जाएगा। ठीक है ना जी। तो डॉलर डेप्रिशिएट करने का मतलब कि डॉलर की कीमत गिर गई, है ना। पहले डॉलर की कीमत 60 यूरो थी, अब वही डॉलर 50 यूरो का हो गया, तो डॉलर की वैल्यू गिर गई ना, तो डॉलर डेप्रिशिएट कर गया और यूरो जो है वो अप्रिशिएट कर गया, क्योंकि यूरो 50 यूरो का अब $1 आ जाएगा। तो अब ये चीज़ उसको खदशा है कि 90 डेज के बाद मुझे ये लॉस हो सकता है। तो जर्मन फर्म अब क्या करेगी, जर्मन फर्म क्या करेगी, जर्मन फर्म आज, यानी आज मतलब नाउ, आज जब, आज का मतलब आज का ये एक्सचेंज रेट है, और ये एक्सचेंज रेट वो 90 डेज के बाद एक्सपेक्ट कर रही है। ये आफ्टर 90 डेज जर्मन फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि $1 50 यूरो को हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन सामने रखते हुए वो कह रही है कि मुझे तो लॉस हो जाएगा, मुझे कम यूरो मिलेंगे। तो वो क्या करेगी, अब वो जाएगी फॉरवर्ड मार्केट में। अब वो जर्मन फर्म जो है, जर्मन फर्म जो कि यूरोपियन फर्म है, यूरोपियन कंट्री है, इफ जर्मन फर्म buys a forward contract today, आज, एंड आज यानी वो क्या कर लेती है, फॉरवर्ड मार्केट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एंड सेल अ सर्टन अमाउंट ऑफ डॉलर फॉर a set amount of euro in 90 days. It will avoid the risk. समझ आई बात, ये है फायदा फॉरवर्ड मार्केट का। तो वो एक क्या करेगी, बाय करेगी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी फॉरवर्ड मार्केट में जाके, ठीक है, आज कर लेगी, और उन्हें कहेगी जी कि हम आपको इतने डॉलर देंगे। ये वही डॉलर हैं जो कि यूएसए की फर्म ने उनको देने हैं। वो कहेंगे जी हम इतने डॉलर आपको देंगे, आप हमें बताएं उसका हम हमें कितने देंगे। तो वो उन्हें रेट दे देगी वो कि जी हम आपको इतने देंगे। तो ये तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि $1 50 यूरो का होगा, हो सकता है इससे भी कम हो जाए, हो सकता है बढ़ जाए, पता नहीं क्या होगा। ये तो एक्सपेक्टेशंस है। तो वो जब तय कर लेंगे तो फिर जो मर्जी होता रहे उस 90 दिन के बाद, उन्हें पता है कि हमने इतने डॉलर देने हैं। ये वही डॉलर है जो कि जर्मन कंपनी को यूएसए से आएंगे, वो दे देंगे उनको ये वाले, और वो आज ही रेट लेके बैठ जाएंगे कि 90 दिन बाद हमें उसके कितने यूरो मिलेंगे।
तो उनको किसी किस्म का अब कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उस वक्त 90 दिन बाद पता नहीं क्या होगा, शायद ये हो जाए, क्या पता, या ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो है उन्होंने कर लिया, उसको अवॉइड कर लिया। ये फॉरवर्ड मार्केट का फायदा है उनको। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने आपको 1.2 समझा दिया, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। अच्छा, अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोटिव्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स। मोटिव्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स, इसको पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बुक से भी दिखा दूं, ये टॉपिक जो भी हम कर रहे हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, ये वाला पैराग्राफ मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है ना जी। और अब हम ये 1.3 पढ़ने लगे। आज हमने यहीं तक पढ़ना है, कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट। तो इसमें ये पढ़ना है कि क्यों लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, पहला तो ये था कि कौन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर डील, तो वो ये मैंने बताया था, बैंक करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बिजनेसेस करते हैं और स्पेकुलेटर्स करते हैं, ये तो पार्टिसिपेंट्स हैं। अब है कि क्यों करते हैं, तो उसकी मोटिव्स क्या है, उनको क्या फायदे नुकसान आते हैं। इसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को फॉरेक्स भी कहते हैं। फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब ये है कि फॉरेन और एक्सचेंज का मतलब है ईएक्स, फॉरेन एक्सचेंज की जगह पे फॉरेक्स भी कह देते हैं, यानी FORE यहाँ से ले लेते हैं और EX यहाँ से ले लेते हैं, तो ये फॉरेक्स कहलाती है। फॉरेक्स मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एब्रीवेशन है। तो अभी अगर आपको नजर आए तो वो आपको मोटिव्स फॉर दी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग में अब आपको समझाने लगा। तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि 5 मोटिव्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इनको मैं अब आपको समझाने लगा हूँ कि व्हाट व्हाई व्हाट आर द मोटिव्स ड्यू टू सम पीपल आर some people are dealing in the foreign exchange market। तो उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि सर हेजिंग दोबारा बता दें। हेजिंग का मतलब ये है जी कि रिस्क से बचना, रिस्क से बचने का मतलब है हेजिंग करना। आप अभी कहते हैं जी मैं तो ये चीज़ पहले तय कर ली है किसी दुकानदार के साथ, तो समझे आपने हेजिंग की है। आप जब रिस्क से बचने के लिए उनसे कोई चीज़ तय कर लेते हैं तो वो हेजिंग है। ठीक है ना, रिस्क से बचने की स्ट्रेटेजी को हेजिंग कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने किसान की एग्जांपल दी, आपको गोल्ड स्मिथ के पास आप जाते हैं तो आप हेजिंग करते हैं। आज ही आप जाके तय कर लेते हैं जी 30 दिन बाद मुझे आपने चूड़ियाँ देनी है सोने की बना के, तो उसका रेट आज ही तय कर लेते हैं, तो रिस्क से बच गए ना आप। तो उस दिन 30 दिन बाद हो सकता है गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो पहले ही आपसे तय कर लिया था। तो ये आपने क्या किया, ये एक्टिविटी जो आपने की है ये हैजिंग कहलाएगी, यानी रिस्क से बचने की एक्टिविटी हैजिंग कहलाती है। अच्छा, बार क्वेश्चन अब ये था कि क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मोटिव्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, ये मैं अब आपको समझा दूं। तो इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए जी, तो वो है नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, मोटिव्स मोटिव्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स। ठीक है जी, क्यों लोग फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि ट्रेड जिन्होंने करनी होती है, ट्रेड यानी जो ट्रेड की ज़रूरत है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ऐसे एसेट्स जो होते हैं जो कि फॉरेन करेंसी में उनकी मालियत शो होती है, उनकी वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लोग डीलिंग कर रहे होते हैं। ये तो ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि नीड्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड की ज़रूरतों की वजह से फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग होती है,
और दूसरा जो है आपको गेन होते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स denominated in फॉरेन एक्सचेंज, यानी जिनकी मालियत फॉरेन एक्सचेंज में हो, एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने आपको फैक्टर बताए हैं। अब मेन मोटिव्स अगर हम कैटेगराइज कर लें तो 5 हैं। द मेन मोटिव्स आर इन डीलिंग दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो वो मेन मोटिव्स क्या हैं? वन जो मोटिव है उसको हम ए कह लीजिए, ट्रांजैक्शन नीड्स। ट्रांजैक्शन नीड्स ये पहला वजह है क्यों लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करते हैं। तो इसमें इसको समझते हैं, ट्रांजैक्शन नीड्स को समझते हैं। इसमें यह है जनाब कि फर्ज कीजिए कि कोई भी एंटिटी है, एनी एंटिटी, एनी एंटिटी मीन्स कि फर्ज कर लीजिए कि कोई फर्म है या कोई इंडिविजुअल है या गवर्नमेंट है, कोई तो होगा ना, एनी एंटिटी। वो क्या करता है, उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो होल्ड करता है। एनी एंटिटी होल्ड्स बैंक डिपॉजिट्स इन डॉलर्स, इन डॉलर्स, डॉलर में उसके मनी उसके पास डॉलर में है। और बट क्या, बट नीड्स, बट नीड्स यूरो। लेकिन उनको जरूरत किस चीज की है, जरूरत किस चीज की है, जरूरत किस करेंसी की है, उनको जरूरत है यूरो की। समझ गए, यूरो की उनको जरूरत है। तो यूरो की उनको जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि किसी मुल्क से उन्होंने कोई चीज खरीदी है और वो यूरो में उन्होंने पेमेंट करनी है। ठीक है ना जी, नीड्स यूरो किस लिए, टू पे, टू पे आ सप्लायर, सप्लायर इन अ डिफरेंट कंट्री। ये कहानी समझ आ गई। एक एंटिटी है, उस एंटिटी को, वो एंटिटी कोई फर्म है, कोई इंडिविजुअल है या गवर्नमेंट है, उसके पास जो मनी है या करेंसी है या बैंक डिपॉजिट्स हैं वो डॉलर में है और उसको चाहिए यूरो। उसको किस चीज की जरूरत है, उसको जरूरत है यूरो की। क्यों जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट करनी है। ठीक है ना जी, सप्लायर को पेमेंट करनी है जो किसी और मुल्क में है। तो सब, तो उनके पास करेंसी कौन सी है, उनके पास डॉलर है, डॉलर है, यूरो में पेमेंट करनी है, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना जी। अब ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो भी एंटिटी है, उस एंटिटी के पास दो दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता यह है कि जिस मुल्क को उन्होंने पेमेंट करनी है, यानी उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो एक्सचेंज करे अपना बैलेंस, एक्सचेंज इट्स बैलेंस वाया बैंक, बैंक के थ्रू एक्सचेंज करके
उसकी पेमेंट कर दे, कहानी खत्म। क्योंकि डॉलर पड़े हुए हैं तो बैंक से कहे कि जी इसकी पेमेंट कर दें यूरो में, तो वो कर देंगे। दूसरा चीज़ ये है, दूसरा रास्ता उसके पास ये है कि वो क्या करे, कौन भला, ये एंटिटी क्या करे, ये एंटिटी कौन है। एंटिटी मैंने कहा कि इनमें से कोई भी हो सकता है, या वो फर्म हो सकती है, या वो इंडिविजुअल हो सकता है, या गवर्नमेंट। दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि ये इशू करे, इशू आ यूरो डिनोमिनेटेड कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एफ आई का मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, टू ऑब्टेन यूरो, यूरो हासिल करना था ना उसने, टू ऑब्टेन यूरो फॉर पेमेंट। ठीक हो गया। तो ये दो तरीके हैं, एक तो जो डॉलर पड़े हुए हैं उसके बैंक में, उसे उसको बैंक के थ्रू उसको उनके अकाउंट में शिफ्ट कर दे। दूसरा तरीका ये है कि वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करे जिसकी मालियत किस में शो हो, जिसकी डिनोमिनेशन किस में हो, जिसकी डिनोमिनेशन जिसकी डिनोमिनेशन यूरो में है। तो यूरो में वो जब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी वो एंटिटी, तो वो लोग खरीदेंगे, कोई तो खरीदेगा, तो वो चूंकि उसकी मालियत ही यूरो में है तो यूरो में उसको मनी मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी, तो वो यूरो लेके उनकी पेमेंट कर सकता है। ये चीज़ याद रखिए, जो भी बोरवर होता है वो ईश्वर होता है, ईश्वर कह रहा हूं, ईश्वर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ईश्वर नहीं कह रहा, ठीक है। ईश्वर, ISSUER, ईश्वर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वुड इशू एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू गेट द लोन फॉर बोरविंग। ये एक रूल है कि मुझे पैसों की जरूरत है, आम सी बात है, मुझे जरूरत है, मैं आपसे कहता हूं मुझे 1 लाख रुपए दे दें, आप कहेंगे कैसे दे दें, तो मुझे एक कागज का टुकड़ा इशू करना पड़ेगा, मैं बोरवर हूं, मैं ही इशू करूंगा, और वो कागज का टुकड़े पे मैं लिखूंगा कि मैं मुझे 1 लाख रुपए दिया जाए, वो आप खरीदेंगे, वो कागज का टुकड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, और वो आप अपने पास रखेंगे कागज का टुकड़ा, और फिर मुझे 1 लाख रुपए देंगे। इसी तरह से जब इस कंपनी को यूरो की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया, कोई बॉन्ड इशू किया, कोई बॉन्ड इशू किया, कोई शेयर इशू किया, लेकिन उसकी मालियत किस में शो की उन्होंने, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, इस करेंसी के अंदर, जिस जो उनको जरूरत है। जरूरत किसकी है, नीड किसकी है, यूरो की है। तो यूरो डिनोमिनेटेड कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इशू करेंगे, वो लोग खरीदेंगे, और उनको पास वो कंपनी के पास वो आ जाएगा यूरो, वो फिर उसकी पेमेंट कर देंगे। तो ट्रांजेक्शन के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज में क्यों डील करते हैं, ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि आपने कोई चीज़ खरीदी होती है या बेची होती है। पहला ट्रांजैक्शन नीड समझ आ गया आपको। दूसरा दूसरा है बी, बी है फाइनेंस ट्रेड। आपने फाइनेंस करना है किसको, ट्रेड को। दूसरा क्या है, फाइनेंस करना है आपने किसको, ट्रेड को। तो फाइनेंस कर कहते हैं पूरा करना, ट्रेड की मामलात को आपने के अखराजात पूरे करने हैं। अब इसको भी जाहिर सी बात है आपको समझने के लिए एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं यूरोपियन फर्म, यूरोपियन फर्म एक तरफ यूरोपियन फर्म है, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं यूएसए की फर्म। तो दो फर्म्स हैं, एक यूएसए की फर्म है और एक यूरोप की फर्म है। अब क्या होता है कि यूरोपियन फर्म क्या करती है, वो कोई चीज़ मंगवाती है। किससे मंगवाती है, यूएसए की फर्म से। तो यूरोपियन फर्म क्या बन गई, यूरोपियन फर्म बन गई इंपोर्टर। इंपोर्टर कहते हैं जो कि डिमांड करता है, ये है डिमांडर। और ये जो यूएसए की फर्म है ये क्या है, ये इसको बेचेगी यूरोपियन फर्म को, इसे कहेंगे एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर वो है जो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है जी, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना।
और बेचेगा तो इसको क्या कहेंगे? सप्लायर। अब क्लियर होगी सप्लायर कौन है? सप्लायर है यूएसए की फर्म, और डिमांड कौन कर रहा है? यूरोप की किसी मुल्क की फर्म। तो अब ये जो एक्सपोर्टर है यूएसए की फर्म है, और ये इसने, तो अब क्या किया इसने, यूएसए की फर्म ने क्या करना है? इनको बेचना है। किसको? यूरोपियन फर्म को, यानी सेल करना है, सेलिंग गुड्स। तो यूएसए की फर्म चीजें बेच रही है किसको? यूरोपियन फर्म को। अब यूरोपियन फर्म क्या करेगी? यूरोपियन फर्म इसको इसके बदले में क्या देगी? पे करेगी। क्या पे करेगी? डॉलर टू यूएसए फर्म। तो यूएसए की फर्म को ये डॉलर पे करेगी, ये इनको चीजें बेचेंगे, यूएसए की फर्म इनको यूरोपियन को चीजें देगी, ये उसके बदले में उनको डॉलर देगी। क्लियर होगी बात? अब यूरोपियन जो कंट्रीज होते हैं उनकी करेंसी, कॉमन करेंसी है यूरो। यूरो है, या इनकी अलग अलग अपनी अपने मुल्क की भी करेंसी है, वो अलहदा है। अब जाहिर सी बात है कि यूरोपियन कंट्री की फर्म को डॉलर चाहिए ताकि वो यूएसए की फर्म को पेमेंट कर सके। तो अब क्या हो सकता है? पहली चीज, अब इस यूरोपियन फर्म के पास पेमेंट करने के दो रास्ते हैं। फिर वही बात है, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? फर्स्ट जो है वो ये है कि वो बोरो कर ले। क्या करे? बोरो करे डॉलर, और फिर उनको पेमेंट कर दे यूएसए की फर्म को। दूसरा रास्ता ये है कि वो सेल करे, सेलिंग ऑफ गुड इन यूरो। जाहिर सी बात है यूरोपियन फर्म है तो वो यूरो में ही सेल करेगी, और यूरो उनके पास आएगा तो यूरो को कन्वर्ट करवाएगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, और उनको यूएस डॉलर में पेमेंट कर देगी। यानी यूरो में पेमेंट कर इस गुड को बेच के टू पे दी डेट। डेट कितना है? जो भी इन्होंने यूएसए फर्म से लिया हुआ है। ये दो तरीके। तो ये दो बातें समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो चीज़ है ये है फाइनेंस ट्रेड, जो मैंने अभी आपको समझा है। ट्रेड के अंदर आपको ज़रूरत पेश आती है किसकी? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। क्योंकि आपने एक मुल्क की करेंसी और है, इस मुल्क की करेंसी और है, तो आपने उनकी करेंसी में पेमेंट करनी होती। तीसरी चीज़, तीसरा जो है वो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ज़रूरत पेश आती है। जैसे, अब फिर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लीजिए। जैसे फर्ज करते हैं कि फ्रांस के अंदर, इन फ्रांस, इन फ्रांस, ये क्या लिख दिया मैंने? फ्रांस, दोबारा लिख लेते हैं। इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर क्या करना है? यूके की एक कंपनी आती है, बरतानिया की, यूके बिल्डिंग कंपनी, बिल्डिंग फर्म बिल्ड करती है या बिल्ड कर रही है। क्या बिल्ड कर रही है? स्पोर्ट्स स्टेडियम। फ्रांस के अंदर यूके की एक फर्म है, वो आती है, और वहाँ पे उसको एग्रीमेंट मिलता है या प्रोजेक्ट मिलता है कि आप स्टेडियम बनाएं। फ्रांस आपको पता है यूरोप के अंदर है, और यूके की फर्म को ये प्रोजेक्ट मिलता है कि आपने फ्रांस के अंदर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना है। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब ये जो यूके की बिल्डिंग फर्म है, ये क्या करती है? ये इसको अब रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो ये मटेरियल लेती है, मटेरियल गेट करती है कहाँ से? ये दो जगह से करती है।
एक यूरोप से रॉ मटेरियल मंगवाती है स्टेडियम बनाने के लिए, और दूसरा यूएसए से। ये फर्ज कर लेते हैं। देखें, फ्रांस में यूके की फर्म है, जो यूके नेशनल है। अब उसको जाहिर सी बात है, उसने रॉ मटेरियल मंगवाना है तो यूरोप से मंगवाना है। यूरोप से मंगवाएगी तो उसको किस करेंसी की ज़रूरत पेश आएगी? यूके की फर्म को, उसको चाहिए यूरो। अमेरिका से मंगवाएगी मटेरियल तो उसको क्या चाहिए? डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्म को ज़रूरत है किस चीज़ की? नीड है, नीड यूरो एंड डॉलर, क्योंकि रॉ मटेरियल दो मुल्कों से आ रहा है, दो जगहों से आ रहा है, फॉर गेटिंग मटेरियल। हालांकि फर्म किसकी है? यूके की, तो यूके की करेंसी का नाम पाउंड स्टर्लिंग है। तो अब उसको ज़रूरत किसकी पेश आएगी? तो यूके की इस फर्म को, जो कि बिल्डिंग का काम करती है, कंस्ट्रक्शन फर्म है, तो यूके फर्म वुड गेट पेमेंट। अब इसको पेमेंट तो मिलनी है ना, फ्रांस ने देनी है पेमेंट, और वो पेमेंट किस में देंगे? इनको यूरो में देंगे। जब स्टेडियम आफ्टर स्टेडियम आफ्टर स्टेडियम इज कंप्लीट, जब स्टेडियम कंप्लीट होगा तो इसको पेमेंट मिलनी है यूरो के अंदर। लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा? अभी उसको फिलहाल मटेरियल चाहिए, और वो मटेरियल मंगवा रही है यूरोप से, तो यूरोप से जो मंगवाएगी तो उसकी पेमेंट करनी होगी उसको, तो उसको चाहिए यूरो। और फिर अमेरिका से भी वो चीज़ें मंगवा रही है तो उसे अमेरिका को पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर में। तो अब ये क्या करे? इसके पास वही दो रास्ते हैं, या तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से ये दोनों करेंसियां ले ले, और दूसरा ये है कि वो फिर बॉन्ड इशू करे। यानी यूके फर्म क्या करे? विल इशू बॉन्ड इन डॉलर एंड यूरो, क्योंकि ये बॉन्ड इशू करेगी और उसकी मालियत किस में होगी? या डॉलर में होगी या यूरो में होगी। तो लोग इस कंपनी के बॉन्ड खरीदेंगे, और इसकी जितनी बॉन्ड के ऊपर अमाउंट लिखी होगी डॉलर में होगी तो डॉलर डॉलर दे देंगे, वो डॉलर से अमेरिका से चीज़ें मंगवा लेगी। और अगर यूरो में होगे तो यूरो मिल जाएंगे इस फर्म को, यूरो से वो यूरोपियन कंट्री से रॉ मटेरियल मंगवा ले। ठीक हो गया? तो ये फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में भी। आपको जो लोग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे होते हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के सामना करना पड़ता है। फिर अगली चीज़ ये है कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप देखें कि इन तीनों ऊपर जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं, इसमें अगर नोट करें कि इनको तो पेमेंट मिलनी है, या ये करंट सिचुएशन ही देख लें, ये स्टेडियम वाली, तो यूके की फर्म को पेमेंट तो मिलनी है जब स्टेडियम मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसको पेमेंट मिलनी है किसके अंदर? यूरो के अंदर। तो अगर उस वक्त यूरो का एक्सचेंज रेट जो है, फर्ज कर लें एक यूरो जो है वो इस वक्त तो कितने का है? $2 का है। और जब इसको पेमेंट मिले तो पता चले कि उस वक्त वो बन जाए कितने का? $1 का। तो उनको लॉस हो सकता है ना। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि इधर यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था इस जगह बी पार्ट के अंदर, कि इसने क्या करना है? इसने पेमेंट करनी है यूरोपियन फर्म ने यूएसए की फर्म के अंदर। तो अब इसका मतलब ये है कि यूरोपियन फर्म और यूएसए की फर्म के अंदर जो एक्सचेंज रेट की कहानी होगी वो तो ये होगी ना। यानी इसको आप लिंक कर लीजिए किसके साथ? इस एग्जाम्पल के साथ, ये वाली जो बी वाली फाइनेंस ट्रेड वाली। तो इसमें इसमें क्या हमने बात की है? इसमें ये बात की है कि इफ 1 यूरो इज इक्वल टू $2, और उसके बाद अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि ये ख़दशा हो कि ये $1 का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट जो यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट है, अगर वो गिरता है तो यूरोपियन फर्म हैज़ टू
फेस लॉस। सो वो क्या करेगी, वो हासिल कर लेगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट मार्केट में जाएगी, फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके अपना रिस्क को मिनिमाइज कर लेगी, यानी हैजर बन जाएगी। तो ये रिस्क को मैनेज करने के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पे होगी, तो ये रिस्क मैनेजमेंट की है, क्योंकि उसने अपना, अगर ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट फॉल कर जाएगा, तो इस जगह पे, इस एग्जांपल के अंदर, दिस एग्जांपल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस एग्जांपल के अंदर इसको यूरोपियन फर्म को लॉस हो सकता है, और उस लॉस से बचने के लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया डी पोर्शन के अंदर, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और इसके बाद जी डी के बाद है ई, और वो है स्पेकुलेशन, लास्ट हेडिंग इसके अंदर। मैंने अभी आपको बताया कि स्पेकुलेशन इज ऑपोजिट टू दी हैजिंग। स्पेकुलेटर टेक रिस्क, बट जो हैजर होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। तो स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ पे बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि फलानी करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, बढ़ा नहीं है, बढ़ जाएगा, तो आज ही वो खरीद लेते हैं उसको, और अब वाकई अगर उस टाइम वो बढ़ जाए तो वो फायदा उठाते हैं, और अगर उस वक्त ना बढ़े तो लॉस में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो गेन लेने के लिए किसी भी करेंसी की स्पेकुलेशन करते हैं। उस स्पेकुलेटर का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, अंदाजे लगाते हैं कि क्या होगा, अगर वो ये समझते हैं, जैसे अभी ये ज़रूरी नहीं कि करेंसी में ही हो, ये आम फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी हो सकते हैं। जैसे आप फर्ज करें कि चीनी की कीमत आप फर्ज कर रहे हैं कि अगले महीने वो 120 रुपए किलो हो जाएगी, अब 80 रुपए किलो है, तो स्पेकुलेटर क्या करेगा, अभी स्टॉक करना शुरू कर देगा, और फिर अगर वाकई वो इतनी हो जाती है तो वो फायदा उठाएगा। तो यही काम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी स्पेकुलेटर करते हैं। वो करेंसी की कीमत क्या है, एक्सचेंज रेट है ना, तो वो ये एक्सचेंज रेट के बारे में स्पेकुलेट करते हैं, यानी अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बढ़ जाएगी, ये महंगी हो जाएगी करेंसी, अभी सस्ती है तो सस्ती करेंसी खरीद लेते हैं, और फिर महंगी जब हो जाती है तो बेच देते हैं, अगर हो जाए तो, अगर नहीं होती तो फिर वो लॉस में भी चले जाते हैं। तो बहरहाल दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी।